जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर कैबिनेट ने किया अहम फैसला। बुंदेलखंड के इलाके में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को दी गई मंजूरी। बुंदेलखंड में पानी की समस्या होगी दूर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को साल 2024 तक जारी रखने की मंजूरी। योजना के तहत करीब 3 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य। आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मिलेगी प्राथमिकता। 1.5 करोड़ मकान हुए निर्मित। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कृषि में बड़ी संख्या में काम करते हैं श्रमिक, इसीलिए भारत सरकार देश के श्रमिकों के कल्याण व विकास के लिए हितकारी नीतियां और योजनाएं बनाई। दिल्ली में आयोजित राज्य बीमा कर्मचारी निगम की 186वीं वार्षिक बैठक में 4 ईएसआई अस्पतालों के लोकार्पण के अलावा किए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। बिहार सरकार ने किसानों को योजनाओं का लाभ देने के लिए शुरू की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। पंजीकरण कराओ, योजना का लाभ पाओ से किसानों को कृषि से जुड़ी सभी योजना का मिल सकेगा अब लाभ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कैबिनेट की फैसले की। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को साल 2024 तक जारी रखने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत कुल 2 करोड़ 95 लाख पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 1 करोड़ 65 लाख मकान बनाए जा चुके हैं। वहीं कैबिनेट ने बुंदेलखंड के इलाके में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी भी दे दी है। बुंदेलखंड के इलाके में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर कुल 44,605 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। योजना पर कुल खर्च का 90% केंद्र सरकार वहन करेगा, वहीं ये 8 साल में बन सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। ये राष्ट्रीय परियोजना होगी और इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90% होगा। ये प्रोजेक्ट 8 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 10,62,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य होगी और लगभग 62 लाख जनसंख्या के लिए पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को साल 2024 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए अतिरिक्त 2,17,257 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 65 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। मार्च 2021 तक 1,97,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय हुआ है, जिसमें से केंद्र सरकार ने 1,44,162 करोड़ रुपए खर्च किया और इसके अतिरिक्त आज जो मंजूरी दी गई है ताकि शेष बचे पक्के मकान जो बनकर लोगों को तैयार करके दिए जा सकें, इसके लिए 2,17,257 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी गई है ताकि 2024 तक जो शेष परिवार हैं उनको भी पक्का मकान बनाकर दिए जा सके। इसमें से केंद्र सरकार का कुल खर्च 1,43,782 करोड़ रुपये होगा और इसमें से नाबार्ड को लोन के लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके लिए भी 18,676 करोड़ रुपये इसमें शामिल है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई दोनों योजनाएं ग्रामीण भारत के विकास के लिए काफी अहम है। एक ओर जहां केन बेतवा लिंक योजना से बुंदेलखंड का समुचित विकास हो पाएगा, वहीं आवास योजना की बदौलत जरूरतमंद लोगों को आसानी से छत मुहैया हो पाएगी। और देश भर में जैविक खेती का जो रकबा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसीलिए कई राज्य बेहतर प्रयास कर रहे हैं। बिहार में जैविक कॉरिडोर को लेकर समीक्षा की गई है। इसके साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके के प्रयास किए गए हैं। पहले सर्टिफिकेशन के बाद दूसरी सर्टिफिकेशन के लिए दूसरे प्रदेश से टीम बुलाई गई है। राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित हेतु 13 जिलों में से लगातार प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम उन जिलों की बात करें तो समस्तीपुर, नालंदा, खगड़िया, सारण, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, इसके साथ साथ बक्सर, पटना एवं कटिहार के कुल 188 किसान उत्पादक संगठन इस पर फोकस कर रहे हैं। कुल 21,185 किसानों द्वारा लगभग 1,80,36.6 करोड़ रुपए एकड़ क्षेत्र में 40,000 किसान इसकी लगातार खेती कर रहे हैं। प्रथम वर्ष का C1 प्रमाण पत्र बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा मिलेगा। शेष बचे 25 जिलों में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए नई योजना स्वीकृत की प्रक्रिया में है। कई किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और जो जैविक खेती का जो रकबा है वो बढ़ रहा है। प्रथम वर्ष का C1 प्रमाण पत्र बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा दिया जाएगा, किसानों को मिलेगा। इसका फायदा आने वाले दिनों में जो जैविक खेती करने वाले किसान उनको मिलेगा। शेष बचे जो 25 जिले हैं उसमें जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए एक नई योजना स्वीकृत की गई है और इसका भी फायदा उन जिले से जुड़े जो किसान हैं उसको मिलेगा। जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु 11,500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान का भी बिहार सरकार ने प्रावधान किया है ताकि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। सभी किसानों को दूसरे साल का C2 प्रमाण पत्र निर्गत की प्रक्रिया अभी जारी है। आने वाले दिनों में वो भी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा जिससे जैविक खेती का जो रकबा है उसको बढ़ावा दिया जा सके और जैविक उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ोतरी मिल सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल का आह्वान अब देश भर में एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। वोकल फॉर लोकल के साथ ही अब मेक इट ग्लोबल अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले अनूपपुर में, जहां चावल की एक खास वैरायटी अब नए आयाम स्थापित कर रही है। अनूपपुर जिले की पहचान बन चुकी है। चावल की इस खास वैरायटी कोदो को मध्य प्रदेश के जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के सहयोग से अमरकंटक को 2 ब्रांड के साथ बड़े बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। देखते हैं अमरकंटक से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। वोकल फॉर लोकल बना जन आंदोलन। MP के अमरकंटक कोदो ब्रांड चावल की धूम। मेक इट ग्लोबल अभियान ने भी पकड़ा जोर। अमरकंटक का कोदो कुटकी बना अनूपपुर की पहचान। MP के गेहूं के बाद अब MP का चावल भी हुआ मशहूर। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अनूपपुर जिले की पहचान विश्व पटल पर जीवन दायिनी नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से की जाती है। इसी नाम को अमरकंटक कोदो ब्रांड देकर जनजातीय लोगों को सफल उद्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया है। आदिवासी बहुल अनूपपुर जिले में चावल की एक वैरायटी कोदो अब नए आयाम स्थापित कर रही है। अपनी पौष्टिकता और गुणवत्ता के कारण कोदो को काफी पसंद किया जाता है। कोदो में कई तरह की औषधीय गुण भी मिलते हैं। कोदो की इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए इसकी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग की जा रही है। अनूपपुर जिले में ही स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कोदो की ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रहा है। वस्तुतः प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो संकल्प है, जो संकेत है, जो संदेश है कि स्थानीय उत्पादों को महत्व दिया जाए, बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक द लोकल ग्लोबल, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय का यह केंद्र निरंतर स्थानीय उत्पादों को महत्ता प्रदान कर रहा है। स्वदेशी व विदेशी मार्केट में कोदो अनाज अपनी औषधीय गुणों के कारण बेहद लाभप्रद फसल के रूप में साबित हो सकता है। कोदो को मधुमेह, मोटापा नियंत्रण, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और एक डाइट फूड के रूप में बेहद फायदेमंद माना गया है। एंटी डायबिटिक कोदो अनाज के सेवन से ब्लड ग्लूकोज के स्तर को कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कोदो शरीर में इंसुलिन के स्तर को बढ़ाता है। कोदो में एंटी डायबिटिक लवण, फेरुलिक एसिड, पी हाइड्रोक्सी बेंजिक एसिड, वैनिलिक एसिड और सिरिंजिक एसिड हैं। इन गुणों के कारण कोदो को मधुमेह रोगियों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कोदो में पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पॉलीफिनॉल एक ऐसा लवण है जो कि रोगाणु नाशक होता है। कोदो चावल में फाइबर काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस कारण कोदो वजन कम करने या मोटापे के नियंत्रण के लिए भी उपयोगी है।
कोदो की डिमांड के बीच इसका रकबा भी बढ़ रहा है। अनूपपुर के चारों विकास खंडों में लगभग 15,000 हेक्टेयर में कोदो की खेती की जा रही है। यहाँ के लक्ष्मी और सदगुरु महिला स्व सहायता समूह कोदो के प्रसंस्करण कार्य से जुड़े हैं। इन स्व सहायता समूह से जुड़े हुए 25 आदिवासी परिवारों की महिलाएं कोदो का प्रसंस्करण कर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। सर हमको कोदो चक्की मिली है सर, और आगे की जानकारी देते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं जो आप रॉ मटेरियल तैयार करते हैं उसको बेचना है, वही चीज़ हमको मदद करते हैं। तो सर ये बाजार भी उपलब्ध कराते हैं? जी सर, हमारा मार्केटिंग सर यूनिवर्सिटी में चलता है। यूनिवर्सिटी वाले सर की जितना भी मटेरियल हो जाता है वो लेके चले जाते हैं बेचने की। कोई क्या रेट बेचते हो आप लोग इसको? सर हम थोक में सर 80 रुपए केजी देते हैं सर, और जैसे कोई 1 किलो 2 किलो ले जाता है तो 100 रुपए किलो। पहले जमाना में हमारे जो पुरखा हैं, पूर्वज लोग हैं, तो इन देसी बीजों का खा करके 100 से 150 साल जिंदा रहे, क्योंकि इन बीजों में इतना औषधि गुण है, इसलिए खाकर आज स्वस्थ रहे। आज भी हमारे बीच में है सियान, वो देसी बीज खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो वो आजकल बहुत कम बीमार पड़ते हैं। और जो हाइब्रिड बीज जो सेवन करते हैं अनाज का, वो बहुत जल्दी बीमार करते हैं। अभी हमारे देश से जो पुराने बीज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो जो सेवकराम मारावी जी जैसे किसान हैं वही हमें आगे मार्गदर्शन दे सकते हैं और हमें सिखा सकते हैं कि कैसे इन जैविक फसलों से, अनाजों से इलाज भी किया जा सकता है। तो इनफैक्ट मैंने खुद कोदो से चावल को रिप्लेस किया है और मुझे उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। किसी जमाने में गरीब आदिवासी तबके का भोजन माना जाने वाला कोदो अनाज आज अपने औषधि गुणों, सुपाच्यता और पौष्टिकता के चलते बड़े शहरों और मॉल्स तक पहुंच बना रहा है। कोदो की क्षेत्र में सुलभ उपलब्धता और यहाँ के मूल निवासियों की परंपरागत खेती होने के कारण इसकी ब्रांडिंग क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। स्वदेशी और विदेशी मार्केट में कोदो अनाज अपने औषधि गुणों के कारण बेहद लाभप्रद फसल के रूप में साबित हो सकता है। अनूपपुर से अजीत मिश्रा के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। और बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। सरकार ने शुरुआत की है कि बिहार रजिस्ट्रेशन कराओ, योजना का लाभ पाओ। बिहार के किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कृषि से जुड़ी जितनी भी योजना है उसका फायदा मिल सके। कृषि विभाग द्वारा डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसान पंजीकरण करवा सकते हैं। बिहार में किसानों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब आरंभ कर दी गई है कि कोई भी कृषि से जुड़ी योजना उन तक पहुंच सकती है। इस पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कृषि से जुड़ी योजना का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। किसानों को कृषि से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा जैसे ही वो पंजीकरण करा लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मिलेगा। सबसे पहले आवेदक को कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ये जो प्रक्रिया है जिससे किसान उसका लाभ उठा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक होम पेज खुल जाएगा, क्योंकि कुछ किसान हैं जो कंप्यूटर नहीं चला सकते लेकिन वो मदद ले सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर का। इस होम पेज पर आपको पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा और आसानी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से आपको रजिस्टर करने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसमें कुछ डिटेल उसमें खुलकर आएंगी, उस डिटेल को भरना होगा। आपको इस पेज पर अपना आधार नंबर और नाम भरना होगा। उसके बाद आपका एक कोड मिल जाएगा और वही आपका पंजीकरण नंबर होगा। और भारत सरकार देश के श्रमिकों के कल्याण व विकास के लिए हितकारी नीतियां और योजनाएं बना रही है। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में आयोजित राज्य बीमा कर्मचारी निगम की 186वीं वार्षिक बैठकों में 4 ईएसआई अस्पतालों के लोकार्पण के अलावा कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्र सरकार की श्रमिक हितैषी नीतियों के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी क्रम में भारत सरकार श्रमिकों के कल्याण और विकास के लिए नई नई नीतियां और योजनाएं बना रही है। राजधानी दिल्ली में बैठक हुई है। इस बैठक में बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनके समाधान और एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे श्रमिकों के कल्याण के लिए कई तरह की बातें कही है। आइए बात करते हैं। सर, आपने जिस तरह के मुद्दे लिए हैं, कार्य गति को बढ़ाना, बहुत सारी बातें। आज जो 186वीं बैठक हुई है, ये SIC की रेगुलर बैठक है। इसके अंतर्गत हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं कि देश में 2 नए मेडिकल कॉलेज SIC को प्राप्त हुए हैं, अलवर और बिहटा, जिसमें इस सत्र में कार्रवाई शुरू होगी। गुड़गांव में मानेसर के पास 500 बेडेड अस्पताल को आज मंजूरी दी। मेरठ में
100 बेडेड अस्पताल को मंजूरी दी, आंध्र प्रदेश में एक अस्पताल को आज मंजूरी दी। उसके अतिरिक्त मुंबई में मुलुंड में और जो बाकी जगहों पर ईएसआईसी के जो अस्पताल है उनके वापस से पुनर्निर्माण के लिए ईएसआई बोर्ड ने अनुमति दी। और सबसे बड़ी बात है, आज हमने ईएसआईसी में देश के श्रमिकों के लिए जो हमारे आईपीज हैं, जो 40 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं, उनके फ्री मेडिकल चेकअप की बात हमने करी है। ये भी तय हम लोगों ने किया है कि जब योगा दिवस आएगा तो हेल्थ जो है वो क्यूरेटिव नहीं प्रिवेंटिव सब्जेक्ट भी है, तो योगा जैसे विषयों पे भी ईएसआईसी के अस्पतालों पे एक जागरूकता के कार्यक्रम को किया जाएगा। आपने खुद कहा कि 15 दिन में मीटिंग करेंगे, आप खुद वेन्यूज पे जाके कार्यगति को बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर एक जो सुशासन प्रधानमंत्री जी का उसको संकल्पित करने का आप काम कर रहे हैं। इसीलिए ईएसआईसी में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारे जो वहाँ पे नौकरी से लेके बाकी विषयों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कमेटी का गठन हमारे सचिव महोदय के अंतर्गत किया गया है। स्वस्थ और सेहतमंद कार्मिक होंगे तो कार्य का वातावरण अच्छा बनेगा और देश में ज़्यादा विकास के आयाम स्थापित होंगे। निश्चित तौर पर उसी को लेकर आपने ये 4 जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए, तो कितना महत्वपूर्ण? ईएसआईसी देश का श्रमिकों के मध्य कल्याण करने वाली सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की योजना है। 3.5 करोड़ आईपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 12.5 करोड़ से ज़्यादा उनके लाभार्थी जो पारिवारिक आश्रित लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। और सरकार के द्वारा जो नया लेबर कोड लागू किया जा रहा है उसमें ये संख्या अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर की भी बढ़ने वाली है। इसलिए इस क्षेत्र को मजबूत करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना, सभी लोगों तक ले जाना, और जहाँ पर ईएसआईसी नहीं है लेकिन श्रमिक मौजूद है वहाँ उनको आयुष्मान योजना के लाभ के साथ जोड़ने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। तो ये थे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, जिनका मानना है कि भारत सरकार श्रमिकों के कल्याण और विकास के लिए न केवल प्रतिबद्ध है बल्कि नई नई नीतियां और योजनाएं बनाकर जमीनी स्तर पर इन्हें क्रियान्वित करने के लिए संकल्पित भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजय कुमार के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश की अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था ईपीडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में वैश्विक बाजार में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत की मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। बांग्लादेश में भारतीय मक्का की बढ़ती मांग को देखकर निर्यातकों के लिए उम्मीद जगी है। बांग्लादेश भारत से अच्छी मात्रा में मक्का आयात करता रहा है। साथ ही इसके अलावा वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल भी भारत से मक्का का आयात करते हैं। देश में इन दिनों रबी मक्का की बुआई चल रही है। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 16,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 6,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 6,33,000 हेक्टेयर रहा था। आपको बता दें कि भारत में मक्के की खेती साल भर की जाती है। ये मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। भारत में चावल और गेहूं के अलावा मक्का भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 7 दिसंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,200 रुपए। 8 दिसंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं आया और भाव 1,200 रुपए पर बना रहा। हालांकि राज्य की ही कुस्तगी मंडी में हाइब्रिड मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 दिसंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,631 रुपए। 8 दिसंबर को इसके भाव में 8 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,623 रुपए पर आ गया। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 दिसंबर को मक्का 2,200 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 7 दिसंबर को मक्का का भाव था 1,700 रुपए। 8 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए टूटकर 1,600 रुपए पर हुए।
वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मंगलवार को पीली मक्का का भाव रहा 1630 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 20 रुपए की मजबूती आई और भाव 1650 रुपए पर जा पहुंचा। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहले अग्रिम अनुमान जारी किया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। और अब बात करते हैं मौसम खेती की और देखते हैं कि किसान इस समय इस मौसम में अपनी फसलों का कैसे रखे ध्यान। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत से खरपतवार भी निकालें। किसान काबुली चने की बुआई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत से घास फूस निकाल लें। साथ ही मूंग भी बोए। मूंग के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। यहाँ तिल के खेत से घास फूस निकाल लें। तिल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा गन्ने की बुआई के लिए समय उचित है। मध्य प्रदेश में सरसों के खेत से खरपतवार निकाल ले। सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहे। छत्तीसगढ़ में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं सरसों के खेत में निराई कर ले। इसके साथ ही मटर के खेत में निराई करते रहे। मटर के खेत में सिंचाई भी कर ले। यहाँ के किसान मूंग के खेत में निराई कर सकते हैं। मूंग के खेत में सिंचाई भी करें। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही टमाटर की रुपाई करें। वहाँ भिंडी के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। इस समय बैंगन की रुपाई भी करते रहे। यहीं फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई कर लें। छत्तीसगढ़ में मक्के के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। तो किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार। किसान, बदलते भारत की शान।